जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें पता है कि एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अक्सर कई बार वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं और उसकी एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। छोटा सा वीडियो है, इसमें आपके एनसीईआरटी रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब कवर कर दूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। अलग अलग पेड और फ्री इनिशिएटिव्स और करंट अफेयर्स की सीरीज में चलाता हूं फ्री में, एब्सोल्युटली ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप उसे जरूर देखेंगे। साथ में मेरे 3 पेड बैचेस हैं, सीसैट वन स्टॉप सोल्यूशन आपके सीसैट के लिए, पॉलिटी वन स्टॉप सोल्यूशन आपके प्री और मेंस की पॉलिटी के लिए, और आईआर का बैच वन स्टॉप सोल्यूशन आपके आईआर की नीड्स के लिए प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तीनों पेड बैचेस हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कौन सी एनसीईआरटीज हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है और जहां से सवाल निकलता है। यूजुअली जब भी एस्पिरेंट को बुक लिस्ट सजेस्ट की जाती है तो अक्सर टीचर मेंटर्स ये बोल देते हैं कि ठीक है 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ लेना। एस्पिरेंट के पास जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, करंट अफेयर्स भी है, सीसैट भी है, रिवीजन भी करनी है, आंसर राइटिंग भी करनी है। ऐसे में सारी एनसीईआरटी पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इतना लंबा सिलेबस ऑलरेडी है, उसमें भी अगर आप इररिलेवेंट एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए पीवाईक्यूज की मदद से लिंक करते हुए प्री और मेंस दोनों के मैं आपको यहां पे एकदम क्यूरेटेड एनसीईआरटी की लिस्ट बताऊंगा कि कौन सी ऐसी लिस्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी एनसीईआरटी है जो आप स्किप कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज चलेंगे और फिर मैं आगे इसके बाद नोट मेकिंग वगैरह पे आऊंगा। अगर मैं सबसे पहले हिस्ट्री की बात करता हूं, हिस्ट्री में प्रेफरेबली अगर आप चाहें तो 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय कम है तो आप 9th 10th और 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। प्रीलिम्स में तो आता ही नहीं है, मेंस में भी जीएस पेपर 1 में 1 या 2 क्वेश्चन कभी आते हैं और उसको हम अलग से दूसरी किताबों से कर सकते हैं। उसके लिए ये 3 एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हिस्ट्री में 9th 10th 11th की एनसीईआरटी आप इजीली स्किप कर सकते हो क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। ज्योग्राफी की बात करता हूं तो यहां पे 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। 6 से 12th क्लास तक की जितनी भी ज्योग्राफी एनसीईआरटी है सारी आपको पढ़नी है, यहां से वर्बेटिम क्वेश्चन प्री और मेंस में आपको निकलता हुआ दिखेगा। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि 6 से 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी पॉलिटी की हमें करनी चाहिए। आप में से बहुत एस्पिरेंट से बोलते हैं कि सर ऑलरेडी सब कुछ लक्ष्मीकांत में कवर्ड है, तो फिर 6 से 12th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो फैलाया जाता है। एक्चुअल में 6 से 12th क्लास की जो पॉलिटी एनसीईआरटी है उसमें आपको काफी कुछ नया मिलेगा लक्ष्मीकांत से हटके। पर्टिकुलरली मेंस के मुख्य परीक्षा के काफी सारे ऐसे फॉर्डर पॉइंट हैं जो आपको पॉलिटी एनसीईआरटी में दिखेंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यहां पे बोल दिया जाता है कि 9 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। 9th और 10th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है उसका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और इस टाइप के जो चैप्टर्स दिए हुए हैं एग्जाम में उनसे कोई सवाल नहीं बनता, तो आप उन्हें इजीली स्किप कर सकते हो। 11th और 12th की एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी आपको जो मेजर एनसीईआरटी फोकस करनी है वो है आपकी मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 11th और 12th में आपकी 2 एनसीईआरटी हैं, एक मैक्रो इकोनॉमी की और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। माइक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी पे कभी 4 5 6 साल में एक क्वेश्चन आ रहा था, वो आप इजीली वैसे भी कर लोगे अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह देख रहे हो या फिर इकोनॉमी की आप बेसिक्स वगैरह करोगे किसी भी कोर्स में, तो आपको अलग से माइक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 11th की और 12th की इकोनॉमी, उसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। अगर सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी की 11th में 2 एनसीईआरटी हैं और 12th में भी 2 एनसीईआरटी हैं। ऐसे में सोसाइटी की सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, 11 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसमें क्लास 11th की जो ये वाली एनसीईआरटी है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ये आप स्किप कर सकते हो। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो आप ये एनसीईआरटी देख सकते हो, अदरवाइज जीएस पेपर में अगर हम पीवाईक्यूज देखते हैं मेंस के, तो इस वाली एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा यूजेज उधर नहीं है। प्रीलिम्स में तो वैसे ही सोशियोलॉजी से सवाल नहीं बनता, तो आप 11 12th की सोशियोलॉजी एनसीईआरटी करिए, लेकिन ये जो आपकी 11th की एनसीईआरटी है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ये आप स्किप कर सकते हो।
11th की जो दूसरी सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये आपको करनी है। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जो आपके जीएस पेपर 1 मेंस में यूज होंगे। अब आते हैं साइंस पे। ये एक ट्रिकी पोर्शन है। साइंस में हर किसी का एक अलग अपना ओपिनियन होता है। कोई कहता है 6 से 12 तक सारी पढ़ लो, कोई कहता है सिर्फ 6 से 10 तक पढ़ो, 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो छोड़ दो। मैंने प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को मैप करा और उसके थ्रू मुझे समझ आया कि 6th से 10th तक की जो एनसीईआरटी है वो तो हमें पढ़नी है। साइंस एंड टेक का वेटेज भी बढ़ता जा रहा है प्रीलिम्स में, तो 6th से 10th तक ये तो आपको पढ़नी है। अब 11 12th की अगर मैं बात करता हूं, जहां पे स्पेशलाइज्ड जो है अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ जाती है, उसमें देखिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी पूरी नहीं पढ़नी। उसमें अगर मैं 11th क्लास की बायोलॉजी की बात करता हूं, तो उसमें यूनिट 4 और यूनिट 5 प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी में यूनिट 8 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 में आपको बैक्टीरिया वायरस और डिजीज के बारे में दिया हुआ है, यूनिट 9 में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, और यूनिट 10 जो है वो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इकोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। तो साइंस की ये जो बुक लिस्ट है अपने 6 से 10 तक सब, 11 12 बायो एनसीईआरटी सिलेक्टिव चैप्टर्स, 11th में यूनिट 4 एंड 5 प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, और 12th क्लास बायो में यूनिट 8 9 और 10 डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। ये बात हो गई हमारी एनसीईआरटी की बुक लिस्ट की, कि हमें हिस्ट्री में सब नहीं पढ़ना, सोशियोलॉजी में सब नहीं पढ़ना, साइंस एंड टेक में सब नहीं पढ़ना, इकोनॉमी में सब नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी और पॉलिटी हमें सब पढ़ना है। अब क्वेश्चन उठता है कि एनसीईआरटी ये तो पता चल गया कि कौन सी पढ़नी है, सवाल उठता है कि कैसे पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत से एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। यूजुअली वो क्या करेंगे कि अगर लेटर से हमने बोला कि 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो सबसे पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाएगा और पढ़ना शुरू करेगा। आप कहोगे इसमें गलती क्या है? गलती है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप स्कूल कॉलेज क्रॉस करके आ रहे हो, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप पहले हायर क्लास एनसीईआरटी पढ़ोगे। देखिए, दो तरीके की एनसीईआरटी होती हैं, एक होती है हायर क्लास एनसीईआरटी यानी कि 11th और 12th क्लास की, और एक होती है लोअर क्लास एनसीईआरटी जो कि होती है 6 से 10th क्लास तक की। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, और ये एक बहुत अनकन्वेंशनल अप्रोच है, और ये एक ऐसी अप्रोच है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, एक अनपॉपुलर ओपिनियन बता रहा हूं मैं आपको, कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले शुरुआत करो 11th और 12th क्लास एनसीईआरटी से। उसका रीजन है कि 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, और जो 6th से 10th तक के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो 11th और 12th में दिए हुए हैं। आपको ये पता है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसे काम करता है कि 11th 12th में जाके हमें एक स्ट्रीम चुननी पड़ती है, कॉमर्स ह्यूमैनिटी साइंस। जब 11th में आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो ये अज्यूम किया जाता है कि आपको पीछे का कुछ नहीं आता और एनसीईआरटीज एकदम बेसिक से लिखी गई हैं, यानी कि 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं उसमें जो भी 6 से 10 तक में दिया हुआ है वो दोबारा से रिपीट हुआ हुआ है। मेरा ये मानना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन निकालना, हमें किताब पूरी नहीं करनी, हमें क्वेश्चन निकालना, स्कोर लाना एग्जाम में। ऐसे में अगर आप पहले हायर क्लास एनसीईआरटी पढ़ रहे हो 11th और 12th क्लास की, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फिर 6th से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हम तो बिगनर हैं, हमने यूपीएससी की तैयारी अभी अभी शुरू करी है, तो हम सीधा 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। आएगी, बेसिक लैंग्वेज में लिखी हुई है। कैसे? समझिए, प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। In this formal sense, President has wide-ranging executive, legislative, and judicial emergency powers. In a parliamentary form of government, these powers in reality are used by President on the advice of Council of Ministers. Basic language दी हुई है एकदम कि President जो भी काम करेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और एडवाइस पे करेंगे। ये लाइन पढ़ के आपको ये बात इजीली समझ आती है। Also, let us say, on the basis of the above discussion, we can infer that President has no discretionary power under any circumstance. This will be
एन इनकरेक्ट असेसमेंट। तो कह रहा है प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, गलत असेसमेंट है, होती है। कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में बताएंगे। आपके सामने मैंने कुछ लाइंस पढ़ी अपनी 11th क्लास एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और आप देखिए कि एकदम बेसिक लैंग्वेज दी हुई है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी फैंसी लैंग्वेज नहीं दी हुई। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए लगाया था आपको दिखाने के लिए कि अगर आप सीधे 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करते हो तो आपका बहुत ज्यादा यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा यहां पे, बाकी मर्जी आपकी है कि आपको क्या फॉलो करना है, कि पहले हायर क्लास एनसीईआरटी करनी चाहिए 11th और 12th क्लास की। एक बार आपने 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी खत्म कर ली, आप देखेंगे कि आपको 6 से 10 तक में टाइम लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि 6 से 10 तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी 11th-12th में कवर्ड है। यहां पे प्रॉब्लम एक और है कि जब एस्पिरेंट पढ़ना शुरू करता है 6th क्लास की एनसीईआरटी से, शुरू में जोश ज्यादा होता है, जब तक वो 8th-9th की एनसीईआरटी पे पहुंचता है उसका जोश ठंडा हो चुका होता है, मोमेंटम टूट जाता है, एनसीईआरटी वो बीच में छोड़ देता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसके कवर नहीं होते। फिर 1 महीने बाद उसे याद आएगा कि मैं तो एनसीईआरटी पढ़ रहा था, चलो शुरू से शुरू करते हैं। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अगर आप सीधा सबसे पहले बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट्स कर लोगे 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऑल्सो अगर हम मेंस और प्रीलिम्स का क्वेश्चन एनालिसिस देखते हैं तो जो हायर क्लास की एनसीईआरटी है 11th और 12th की, वहां से ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं, और जो हमारी 6 से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी है वहां से हार्डली कोई क्वेश्चन निकलता है। तो अगर आप यूपीएससी में स्कोर निकालने की बात करो कि हमें नंबर लाने हैं, तो वो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से आएंगे, 6 से 10th में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बनता। साथ में जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि एनसीईआरटी के पीछे जो भी बैक एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आपको वो सॉल्व करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कहोगे सर हम कैसे मान ले कि वो इंपॉर्टेंट होती हैं? मैं आपको सबूत दिखाता हूं। ये प्रीलिम्स 2017 का पॉलिटी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स इज करेक्ट? Rights are claims of state against citizens. Privileges of citizens. Rights are claims of citizens against state. Right are privileges of few against many. मतलब कि 2017 में प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बना फंडामेंटल राइट्स को लेके, जहां पे राइट्स के इंटरप्रिटेशन को लेके अलग अलग स्टेटमेंट्स हमें दिए गए। अब हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। Which of the following is the best description of fundamental rights? All the rights an individual should have, all the rights given to citizen by law, rights given and protected by the constitution, rights given by the constitution that can never be restricted. सिमिलर लग रहा है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं, काफी हद तक सिमिलर टोन है, काफी हद तक सिमिलर लैंग्वेज है, काफी चीजें मैच होती हैं। ये है 11th क्लास का बैक क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज का, और ये है आपका प्रीलिम्स 2017 का सवाल। तो आपके सामने है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस में आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारे मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन में भी हमारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस काफी काम आती हैं। मेंस 2019 का क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा 2019 का जीएस पेपर 2 का, क्या? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट has a limited impact on the patriarchal character of Indian political process. कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया विधान पंचायत म्युनिसिपैलिटी में, फिर भी जो मेल डोमिनेंस है इंडियन पॉलिटिक्स में वो आज भी बरकरार है। ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास एनसीईआरटी, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम एम्स एट ensuring representation of socially disadvantaged sections. However, we have only 12% women members in our legislatures. What measures would you suggest to improve the situation? 90% सिमिलर क्वेश्चन। यहां पे वो कह रहा है लोकल बॉडीज में मेल डोमिनेंस आज भी है, यहां पे वो कह रहा है फीमेल रिप्रेजेंटेशन आज भी कम है डिस्पाइट ऑल द मेजर्स। सिमिलर क्वेश्चन, यहां पे बात हो रही है विधानसभा लोकसभा की, यहां पे बात हो रही है लोकल लेवल पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की, बट कॉन्सेप्ट सेम है कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन आज भी कम है, मेल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, और पॉलिटिक्स जो है मेल डोमिनेटेड है। अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है तो आपको 50 से 60% आइडिया होगा कि क्यों
ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से है? 100% नहीं, लेकिन आपको एसेंस समझ आ गया, आपको टोन समझ आ गई, आपको ये समझ आ गया कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जब आप घर पे बैठ के इस क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, दिमाग लगाओगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आप देखिए, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, दोनों में ही हमें दिखता है कि बैक एक्सरसाइजेस से लगभग लगभग मिलते जुलते सवाल हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के अभी तक बात क्या बनी? अभी मैं आपको एनसीईआरटी की नोट मेकिंग के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी तक बात क्या बनी? एनसीईआरटी रिवर्स ऑर्डर में पढ़नी है, पहले 11 12 की, फिर 6 से 10 तक की। बैक एक्सरसाइजेस सारी सॉल्व करनी है, और कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, वो लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं? जवाब है नहीं, एनसीईआरटी से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, पीडीएफ का जो एक्रोबैट रीडर होता है उसमें हाइलाइटर का ऑप्शन होता है, वो हाइलाइटर यूज करके आप सिंपली यहां पे मार्क कर सकते हो और अपने लैपटॉप, फोन, टैबलेट में सेव कर सकते हो। अगर आपके पास हार्ड कॉपी एनसीईआरटी की, बाजार से मार्कर ले आओ, वो आजकल आते हैं हाइलाइटर्स, उनसे हाईलाइट करो और नोट्स मत बनाओ, टाइम बचेगा काफी ज्यादा। जब रिवीजन करनी हो, फटाफट पेज पलटो, जो हाईलाइटेड पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दो। बुक के अंदर ही बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो, जो पीछे एमसीक्यूज दिए हुए, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए, बुक के पीछे ही, बुक के अंदर ही उन्हें सॉल्व कर लो। तो इससे टाइम काफी बचेगा और आपका रिवीजन जो है वो फटाफट फटाफट होगा। वरना अगर हर चीज के नोट्स बनाने बैठेंगे तो सिलेबस टाइम पे पूरा नहीं होगा। तो एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो। मान लो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, तो हमारे पास कमेंट्स का भी ऑप्शन होता है। अगर आप एक्रोबैट रीडर खोल के देखोगे पीडीएफ का, तो वहां पे कमेंट्स का ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे अपने एडिशनल कमेंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपने साइड में एडिशनल कमेंट्स लिख सकते हो। तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो साइड में कमेंट्स लगा के आप लिख सकते हो। तो हमने देखा कि एनसीईआरटीज का क्या रेलेवेंस है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हमें उन्हें कवर करना है। मुझसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, और 3 बैचेस हैं, पॉलिटी, सीसैट, आईआर, वन स्टॉप सॉल्यूशन, इन्हें जरूर ज्वाइन करेंगे।